चलिए अब आर्ट एंड कल्चर की शुरुआत करते हैं। अगर असम के बारे में आप जानते हैं, असम सुना है, तो बिहू फेस्टिवल ना सुना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि असम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो कि कॉलेज में, स्कूल में जब भी बिहू होता है तो असम के लोग सारे बिजी होते हैं। कहीं ना कहीं उनको अपनी बिरादरी में, कहीं कम्युनिटी में, स्कूल कॉलेज में ये परफॉर्मेंस करना होता है डांस का। बिहू फेस्टिवल से एसोसिएटेड जो डांस है उसको बिहू डांस भी कहा जाता है। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये डिफ्रेंशिएशन करिए कि बिहू फेस्टिवल क्या कोई रिलीजियस फेस्टिवल है? नहीं, ये नॉन रिलीजियस फेस्टिवल है। ये एक्चुअली हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल है। बिहू फेस्टिवल की खासियत ये है कि बिहू फेस्टिवल के 3 सब फेस्टिवल हैं। तीनों बिहू ही कहे जाते हैं। और साल में 3 बार बिहू फेस्टिवल आता है। खूब छुट्टियां होती है, खूब मजा होता है। एक है इसमें से स्प्रिंग फेस्टिवल, जिसका नाम है बोहाग बिहू। उसको हम लोग रोंगाली बिहू भी कहते हैं। ये अप्रैल में होता है। दूसरा है काटी बिहू, उसको हम लोग कोंगाली बिहू भी कहते हैं। ये अक्टूबर में होता है, काटा जाएगा ना फसल तो इसीलिए काटी बिहू। और एक होता है, पहले वाले से थोड़ा सा नाम डिफरेंट है। देखिए, पहले का नाम है बोहाग बिहू या फिर रोंगाली बिहू, आप कुछ भी कहिए। तीसरे वाले का नाम भोगाली बिहू है और ये जनवरी में होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तीनों बिहू में अगर कुछ है तो वो रोंगाली बिहू है। रोंगाली बिहू इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि इंडियन कैलेंडर में जनरली अप्रैल के महीने में साल की शुरुआत होती है। एसमीज कैलेंडर में भी जो अप्रैल के महीने में साल की शुरुआत होती है वो रोंगाली बिहू के दिन ही होती है। इसीलिए न्यू ईयर की तरह भी इसको मनाया जाता है। सॉन्ग होगा, डांस होगा, गर्ल्स बॉय सब कोई एंजॉय करेंगे ढोल मंजीरे के साथ। यही जो है बिहू है, नॉन रिलीजियस हार्वेस्ट फेस्टिवल, स्प्रिंग फेस्टिवल, है ना, खेती से रिलेटेड। तो क्या है, किस चीज़ से इसका रिलेशन है? गॉड से नहीं है, तो चेंजिंग सीजन एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल से रिलेटेड है ये। देखिए, फर्स्ट डे पे इसमें क्या किया जाता है, काउज एंड बुल्स जो हैं लोगों की कम्युनिटी में, उनको नहाया धुलाया, उनको खिलाया पिलाया जाता है। इसको कहते हैं, इस सेरेमनी को गोरा बिहू। सेकेंड डे पे मेन सेलिब्रेशंस होते हैं। लोग आपस में एक दूसरे को ग्रीटिंग देते हैं और क्या एक्सचेंज करते हैं, एसएमएस गमसा। अब मैंने तो फेस कैम बंद कर दिया, नहीं तो मैंने एसएमएस गमसा रखा भी है, मैं पहन के आपको दिखाता। तो एसएमएस गमसा एक दूसरे को वो लोग आपस में गिफ्ट करते हैं। हर घर में जो है, आपको पता है ना, ये दूध से एक डिश बनाई जाती है, पिट्ठा करके, दूध मलाई करके। तो हर घर में ऐसे जो है पिट्ठा बनाया जाता है खिलाने के लिए लोगों के लिए। और फिर सब क्या होगा, मिला जुला के लास्ट में क्या करना है, बिहू डांस करना है। तो ये 3 हो गए आपके। रंगाली बिहू, जिसको हम लोग काटी बिहू भी कहते हैं, वो अक्टूबर में होता है। भोगाली बिहू जनवरी में होता है, लेकिन वो जनवरी न्यू ईयर नहीं है। इंडियन कैलेंडर, एसमीज कैलेंडर के हिसाब से रोंगाली या बोहाग बिहू जो है वो स्प्रिंग फेस्टिवल, वो न्यू ईयर की तरह होगा और वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कितना सेलिब्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट फेस्टिवल मैं पढ़ाऊँ उसके पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाइए। जब पार्वती जी के शरीर के कई टुकड़े हो गए और कहा जाता है कि स्काई से गिरे, तो 51 टुकड़े गिरे। जहाँ जहाँ गिरे, तो चूंकि पार्वती शक्ति का फॉर्म है, तो उनका एक पीठ या टेम्पल बन गया। तो 51 टुकड़े कहाँ कहाँ गिरे? इंडिया में है, पाकिस्तान में भी है, नेपाल में भी है, इनफैक्ट श्रीलंका में भी है। तो ऐसे 51 शक्तिपीठ हैं। उसमें से क्लेम तो रशिया वगैरह में भी किया जाता है, लेकिन वो माना जाता है कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई प्लेस है सारे शक्तिपीठ में, सबसे बड़ा कोई इम्पॉर्टेंट है, तो वो कामाख्या है। कामाख्या है। कहा जाता है कि पार्वती जी की जो 51 टुकड़े गिरे उसमें से एक गिरा नीलांचल पर्वत पे। नीलांचल, सॉरी, ब्लू माउंटेन। ये नीलांचल हिल्स वो आपके मिजोरम में नहीं है, ये गुवाहाटी असम में ही छोटा सा है। आप वहाँ पे आराम से जा सकते हैं, गाड़ी वाड़ी भी चलती है। तो गुवाहाटी असम में नीलांचल पर्वत पे, नीलांचल हिल्स पे क्या गिरा, उनका जो वजाइना कहा जाता है वो गिरा। इसीलिए काम वर्ड लगा हुआ, कामाख्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। माना जाता है कि यहाँ की शक्ति सबसे ज़्यादा इसके पहाड़ियों में। आज भी जाएंगे तो आप गुफाओं में कई लोग जो सिद्धि करते रहते हैं, आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये है कामाख्या टेम्पल की स्टोरी। अब जबकि वजाइना गिरा तो ये भी माना जाएगा कि उसकी कभी कभी मेंस्ट्रुएशन होगी, है ना। मेंस्ट्रुएशन में इंडियन कल्चर में आप देखेंगे कि जो ऑर्थोडॉक्स कल्चर है वहाँ पे मतलब कुछ कुछ प्रोहिबिशंस लगे होते हैं। तो वही जो मेंस्ट्रुएशन का पीरियड माना जाता है कि देवी जी का शक्तिपीठ का हो रहा है कामाख्या टेम्पल पे, उसी के दौरान मनाया जाता है अम्बुबाची मेला। तो माना जाएगा कि इस टाइम पे गॉडेस बहुत पावरफुल हो जाती हैं। तो लोग क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पे फर्टिलिटी, काम, कामाख्या इसकी बात आ रही है, तो कई लोग अपने बच्चों के लिए कि हमारा बच्चा हो जाए ऐसी सीख भी करते हैं। वहाँ पे ब्लेसिंग सीख करते हैं, फर्टिलिटी रिचुअल्स करते हैं लोग यहाँ पे गॉडेस के पास। और चूँकि पावरफुल माना जाता है तो बहुत सारी तांत्रिक एक्टिविटीज़ भी होने लगेंगी इस मेला के दौरान। कई वहाँ पे तांत्रिक लोग पहुँच जाएंगे अपनी सिद्धि पूरी करने के लिए। क्योंकि और अच्छा, ये मंथली नहीं होता, साल में एक ही बार ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाया जाता है।
इस टाइम पे 3 दिन के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसी को बोलते हैं अम्बुबाची मेला। महाकुंभ ऑफ द ईस्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होती है पूरे कामाख्या टेम्पल में। ये है कामाख्या टेम्पल का अम्बुबाची मेला। सेकेंड इज माजुली फेस्टिवल, जो सबसे बड़ा आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा पे सिचुएटेड, और वो डिस्ट्रिक्ट भी बन गया है माजुली डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए, माजुली की इंपॉर्टेंस बताने के लिए, असम में टूरिज्म बढ़ाने के लिए असम की गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर की तरफ से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है माजुली फेस्टिवल। तो माजुली कोई रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे सारे असमीज कल्चर, रिलीजन, सब कुछ वहाँ पे सात्रिया डांस से लेके हर कुछ, जो असम का बिहू डांस का कल्चर, सब कुछ वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, सब कुछ दिख जाएगा वहाँ पे असम के माजुली में, माजुली फेस्टिवल में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट करा रही है तो वहाँ पे अपने आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन को दिखाती है। और इनाग्रेशन भी चीफ मिनिस्टर वगैरह ही करते हैं। राइट, ये कहाँ पे होता है? बहुत पहले यहाँ पे एक शंकर देव करके रहे हुए थे भक्ति संत, तो उनके बनाए हुए नाम घर हैं। यहाँ पे भी है नाम घर, ओपन स्पेस में यहाँ पे देख रहे हैं। मैंने जानबूझ के ओपन स्पेस की पिक्चर डाली है। जब आप सर्च करेंगे तो बहुत फेस्टिवल दिखेगा, लेकिन उससे आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये इमेज देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, कोई फेस्टिवल की बात हो रही है, कोई पार्टिकुलर एक डांस वगैरह की बात नहीं हो रही। ठीक, इसके पहले कि मैं आपको ये चीज़ पढ़ाऊँ, इसके सात्रिया डांस वगैरह पढ़ाऊँ, हमें थोड़ा एक चीज़ में चलना है, भक्ति मूवमेंट इन असम। अभी हम अपने नितिन सिंघानिया का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन करेंगे, उसका नाम है भक्ति मूवमेंट इन असम। हम पढ़ेंगे श्रीमंता शंकर देव के बारे में, जिसको इंग्लिश में लोग क्या लिखेंगे? श्रीमंता शंकर देव को आगे देवा कर देंगे और ये श्रीमंता हटा देंगे। तो श्रीमंत शंकर देव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बंगाल के कूच बिहार में इनका जन्म हुआ था 1449 में, और फिर असम में इनकी मृत्यु हुई थी 1568 में, या कहें कि मोक्ष प्राप्ति हुई थी, समाधि हुई थी 1568 एडी में। तो मिडिवल एरा हो गया। अब इसके हिसाब से आप देखिएगा कि कौन रूल कर रहा था इंडिया में, तो आप कंटेम्प्रेरी निकाल सकते हैं। 1449 में बंगाल में जन्म हुआ, इनकी डेथ हुई 1568 एडी में। ये एक एसमीज पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ का मतलब क्या होता है? मैथ नहीं, पॉलीमैथ का मतलब वो इंसान जिसको बहुत कुछ आता है। राहुल सांकृत्यायन जैसे। पॉलीमैथ मतलब ना एक ऐसा आदमी जो कि मतलब डांस भी कर रहा है, गा भी रहा है, पढ़ा भी रहा है और खेल भी रहा है, उसको बहुत कुछ आता है। ऐसे कई भी कभी लोग होते हैं दुनिया में। तो पॉलीमैथ थे शंकरदेव। पॉलीमैथ क्यों थे? क्योंकि वो पहले तो एक सेंट थे, संत थे, साथ ही साथ वो स्कॉलर थे, वो पोएट भी थे, प्ले राइट भी करते थे, है ना, प्ले राइट भी करते थे, साथ ही साथ डांसर भी थे, एक्टिंग भी कर लेते थे, ड्रामा में तो एक्टिंग भी आती थी, म्यूजिशियन भी थे, है ना, आर्टिस्ट थे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर थे। इतना कुछ इनको आता था। जैसे इंडिया के बाकी पार्ट में गुरु नानक, रामानंद, नामदेव, कबीर, ऐसे लोग हुए, चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को चलाया। तो भक्ति मूवमेंट अगर असम में किसी ने चलाया तो वो शंकर देव ने चलाया। तो भक्ति मूवमेंट चलाया। भक्ति मूवमेंट मतलब यहाँ पे ये वैष्णवाइट संत थे, शैवाइट नहीं, वैष्णवाइट सेंट थे ये। इन्होंने जो अपना नियो वैष्णवाइट मूवमेंट चलाया, उसका नाम क्या दिया था इन्होंने? एक सरना धर्म। एक सरना धर्म मतलब कि देयर इज ओनली वन गॉड। और वन गॉड में इन्होंने किसकी पूजा की? लॉर्ड कृष्णा की। और चूंकि असम में मैंने आपको किंगडम बताई है दो, कौच किंगडम और एक अहोम किंगडम बताया था, और भी थे। ये कौच और अहोम किंगडम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपके श्रीमंत शंकर देव का रहा था उस टाइम पे। जो इनके डिवोटी जाते थे, असेंबली होती थी, वो असेंबली धीरे धीरे किस चीज़ में डेवलप हो जाती है? वो असेंबली धीरे धीरे मोनास्टिक सेंटर्स में डेवलप हो जाती है, मोनास्ट्री बना देते हैं। तो जो इनके जो प्रोपगेशन थी, जो वैष्णवाइट मूवमेंट था, उससे जो मोनास्ट्री बनती है उसको हम लोग बोलेंगे सत्तार्स। प्लूरल हो गया सत्तार्स, ऐसे सत्तार बोलेंगे। सॉरी, सातराज है ना, एक मिनट। SATTRAS, सातराज बोलेंगे, छात्राज की तरह सातराज। और असम में ढेर सारे ऐसे सातराज, इनके मोनास्ट्रीज ढेर सारे बन गए। शंकर देव की टीचिंग और शंकर देव की लाइफ और उनके दौरान जो उन्होंने वैष्णवाइट मूवमेंट किया, तो इससे आर्ट एंड कल्चर में बहुत चीज़ें हुई। एक तो आप जो क्लासिकल डांस जानते हैं, सात्रिया,
ये शंकर देव की ही देन है। क्यों? क्योंकि इनका था सातराज। वहाँ पे जो क्लासिकल डांस गॉड के लिए होता था वही क्या हो गया, सात्रियाज हो गया। अब सात्रियाज से रिलेटेड ये तो आपका डांस है, लेकिन ड्रामेटिक फॉर्म्स भी हैं। जो ड्रामेटिक फॉर्म्स हैं वो हैं अंकिया नाट, अंकिया नाट, और दूसरा एक और है भावना। नाम में ही है, एक नाट मतलब नाटक, अंकिया नाट ड्रामा, भावना यहाँ पे भाव डला हुआ है। अंकिया नाट, भावना, सात्रिया, ये सारे शंकरादेव की ही देन है। और इनके जो गीत हुए, इनफैक्ट इनके फॉलोअर के भी जो गीत हुए अपना अलग से भगवान के लिए जो गाते थे ये लोग, उस गीत को बोलते थे बौर गीत। और इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने एक अलग तरह की लैंग्वेज भी यूज़ की। उस लैंग्वेज का नाम है ब्रजावली। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ब्रजावली में ब्रज भाषा से कोई मतलब नहीं है। ब्रजावली में मतलब है तो मैथिली से है और एसमीज से। मैथिली और एसमीज को मिला के इन्होंने क्या बनाया, ब्रजावली, और उसमें अपनी रचनाएं की। बौर गीत में हो, चाहे अंकिया नाट में हो, भावना में हो, सात्रिया में हो, इनकी जो कहानियाँ लिखी गई, इनके जो गीत लिखे गए, इस लैंग्वेज में लिखे गए। ब्रजावली में जो लिखी इनकी किताब है भक्ति के लिए, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कीर्तन घोष। कीर्तन, हाँ कीर्तन घोष, किताब का संकलन इनके टीचिंग्स का, गीतों का। साथ ही साथ भागवत ऑफ शंकर देव भी है, भागवत ऑफ शंकर देव। लेकिन आप कीर्तन घोष को याद रखें, भागवत ऑफ शंकर देव भी उन्हीं की लिखी हुई चीज़ों से बना हुआ है जो किताब है। इनके एक सक्सेसर का भी आपको नितिन सिंघानिया में नाम दिया हुआ, तो याद रखें इनके जो सक्सेसर हुए उनका नाम महादेव था। बाद में उन्होंने जो है पूरा ये जो एक सरना धर्म है उसको चलाया और इन सारी चीज़ों को, इस सारे कल्चर को बढ़ाया। अब आपको ये टेक्स्ट आराम से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सात्रिया। सात्रिया एक क्लासिकल डांस है, रिकग्नाइज्ड है। अब जानते हैं आप आराम से, मैं तो जन्म मृत्यु सब कुछ बता दिया। तो 15th सेंचुरी में वैष्णव संत जो थे शंकर देव, उन्होंने शुरुआत की थी सात्रिया। और नाम क्यों सात्रिया पड़ा? क्योंकि इनके जो मोनास्ट्रीज थे जिनका नाम सात्रास था, वहाँ पे ये किया जाता था डांस। इनफैक्ट जो भरत मुनि सेज जो हुए थे पहले नाट्य शास्त्र में, उन्होंने सात्रिया का नाम लिया हुआ है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भरत मुनि तो बहुत पास्ट में हुए थे, है ना। भरत मुनि बहुत पास्ट में हुए थे, एंशियंट सेज थे जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा था। कहा जाता है कि भरत मुनि का कहीं ना कहीं काल जो था 200 BC से लेके 200 AD के बीच में था। अब शंकर देव आ रहे हैं 15th सेंचुरी में, तो कैसे हो सकता है शंकर देव के डांस का नाम उस टाइम पे? देखिए ये करेंट फॉर्म जो सात्रिया आप देख रहे हैं वो शंकर देव का डेवलप किया हुआ है। शंकर देव ने भरत मुनि की किताब पढ़ी या एंशियंट टेक्स्ट पढ़े, वहाँ से एक डांस का फॉर्म देखा, उसी पे करेंट फॉर्म में डेवलप किया सात्रिया। ऐसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, समझ गए? इसके कुछ फीचर्स आपको जान लेना चाहिए। देखिए डांस में, इस डांस में असम की कुछ और डांस जो ऑलरेडी फेमस हैं उसके एस्पेक्ट आपको दिखते हैं, उसी का अमलगमेशन है। तो उन्होंने सात्रिया डांस कैसे डेवलप किया, नाट्य शास्त्र देखा भरत मुनि का। साथ ही साथ असम का ओजापली करके एक डांस है और देवदासी करके डांस है, उनका अमलगमेशन भी यहाँ पे मिलेगा। इस डांस में चूंकि ये 17 में किया जाता, तो आप खुद सोचिए डिवोशनल एस्पेक्ट होगा या रोमांटिक होगा? डिवोशनल होगा। लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी चलती है वो कृष्ण की, मतलब कृष्ण तो विष्णु के ही फॉर्म है ना, तो विष्णु की स्टोरी चलती है यहाँ पे। डांस के जो 3 एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें नृत्य होता है, नृत्य होता है और नाट्य होता है, नितिन सिंह गाने में रेफर कर लीजिएगा, ये तीनों आपको मिल जाएंगे। ओके, जनरली इसको परफॉर्म करने के लिए मेल का मॉन्क्स का ग्रुप होता है। उन मेल मॉन्क्स के ग्रुप को, जो मेल है वहाँ पे मॉन्क्स है, उनको हम लोग भोकोत्स बोलते हैं। और ये लोग डेली अपने रिचुअल में सातराज में ये चीज़ करते हैं। डेली उनका रिलीजियस जो है डे टू डे जो एक्टिविटी होती है उसमें ये करते हैं। इतना अच्छा डांस है कि इसको क्लासिकल डांस माना गया। जिसमें यूज़ होता है ड्रम, तो ड्रम को वहाँ पे खोल बोलते हैं। जो मंजीरा यूज़ होता है उसको वहाँ, सॉरी, जो सिंबल यूज़ होता है, सिंबल, मंजीरा नहीं, अरे बैकेट, मंजीरा, खोल, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। और फ्लूट, बांसुरी भी यूज़ होता है। साथ ही साथ और भी डांस के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं। और जो सॉन्ग गाया जाएगा, क्या कौन सा गाया जाएगा बताइए? शंकर देव के कंपोजिशन बौर गीत। और आपको तो अब ये भी पता है कि बौर गीत किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? ब्रजावली में लिखे गए। ब्रजावली किस पे बेस्ड है? मैथिली पे बेस्ड है, एसमीज पे बेस्ड है। सात्रिया के बारे में और है कि इसमें रिदमिक सिलेबल्स पे फोकस होता है और साथ ही साथ फुट वर्क पे थोड़ा फोकस होता है। जो डांस के एक और 2 फॉर्म होते हैं, लास्य और तांडव। तांडव मतलब थोड़ा क्रोध दिखाना, लास्य मतलब थोड़ा शांत होना, प्यार से करना। ये दोनों एलिमेंट आपको मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, क्योंकि एक रिलीजियस है डांस।
ओरिजिन कम से कम, तो हैंड जेस्चर और फुट वर्क का एक स्ट्रिक्ट लेट डाउन रूल है, आप कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ पे। जो मेल होते हैं जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं वो धोती जनरली पहनते हैं और टर्बन मतलब कि पगड़ी पहनते हैं। फीमेल होती हैं वो असमीज ट्रेडिशनली ज्वेलरी वगैरह पहनेंगी, और साथ ही साथ पाट सिल्क का बना हुआ, असम का सिल्क काफ़ी फेमस है, पाट सिल्क का बना हुआ घुरी चादर जो है ये सारी चीज़ें पहनेंगी। और मेल फीमेल दोनों ही क्या करेंगे, वेस्ट तक का, वेस्ट वाला क्लोथ पहनेंगे। हाँ देखिए यहाँ तक है ना, ये सारे बंधन देख रहे हैं ना वेस्ट पे, देखिए सबके वेस्ट पे एक कपड़ा सा है। सात्रिया के आज दो फॉर्म हो चुके हैं, गायन भयानर नाच और दूसरा खरमनार नाच, जानने की जरूरत नहीं है। तो सात्रिया से ही मिलता जुलता शंकर देव की देन कौर क्या, अंकिया नाट ड्रामा बताया था, भावना ड्रामा बताया था, तो ये भी आपको पढ़ना है नितिन सिंघानिया में। अंकिया नाट एक सात्रिया डांस का ही फॉर्म हो गया, उसी से रिलेटेड है, शंकर देव की बौर गीत पे ही है ना। ये एक वन एक्ट प्ले होता है, मतलब एक ही एक्ट रहेगा, अलग अलग इसकी स्टोरी बहुत नहीं चलेंगी। और इसकी भी शुरुआत शंकर देव ने की थी, और उनके डिसाइपल का नाम क्या बताया, महादेव। तो ये दोनों इसको इन्होंने बढ़ावा दिया था। ये ओपेरा के स्टाइल में होता है ना, बोलना है सुनाना है, और इसमें लॉर्ड कृष्णा की स्टोरीज को डिपिक्ट किया जाता है। जो नरेटर है मतलब कि जो सूत्रधार है, उसके साथ म्यूजिशियन का जो ग्रुप होता है उसको गायन बायन मंडली, वेरी इजी। और क्या बताएं बजाएंगे, ड्रम बजाएंगे, खोल, और साथ ही साथ मंजीरा बजाएंगे, सिम्बल्स। ओके, इसकी यूनिक फीचर क्या है, इसमें मास्क लगाए जाते हैं स्पेशल एक्सप्रेशन देने के लिए। यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं, ये भावना का इमेज है, लेकिन भावना अंकिया नाट कहीं ना कहीं रिलेटेड ही है। तो इमेज हालांकि भावना की है, लेकिन इसमें स्पेशल एक्सप्रेशन के लिए अंकिया नाट में मास्क लगाए जाते हैं। और इसके जो प्ले रिटन है वो मैथिली मिक्स्ड लैंग्वेज, असमीज मिक्स्ड लैंग्वेज, ब्रजावली में ही लिखे जाएंगे। सात्रिया में भी वही था। तो अब आ जाते हैं भावना क्या है, ये वहाँ का फोक थिएटर है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी आपको पता है, माजुली आइलैंड में ही हुई थी, माजुली आइलैंड में ही हुई थी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे उनके मोनास्ट्री सिचुएटेड थे, वहीं पे हुए थे। यहाँ भी वैष्णवाइट थीम रहेगा, कॉमन रहेगा। यहाँ पे जो नरेटर है वो नरेट करेगा प्ले को, है ना, साथ ही साथ अपने वर्जेस गाएगा कहाँ पे, होली टेक्स्ट से। होली टेक्स्ट उसका नाम, उनका नाम पढ़ ही लिया आपने, वहाँ से टेक्स्ट को गाएगा ब्रजावली वगैरह में। और सॉन्ग्स और म्यूजिक जो इसके पार्ट रहेंगे। और इस थिएटर की भी शुरुआत शंकर देव ने की थी अर्ली 16th सेंचुरी में। क्लियर है। असम में मैंने आपको बताया कि बोडो ट्राइब है, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल भी है। बोडो ट्राइब की सबसे फेमस डांस है जो बड़े आराम से हो रही है, आप इसको कहते हैं बागुरुम्बा। बागुरुम्बा, चूँकि ये एक नेचर को पूजा करने वाले लोग हैं, तो नेचर और एनवायरनमेंट की यहाँ पे बात होती है, जिसको शैमनिक रिलीजन बोलते हैं। नेचर की पूजा की जाती है। ट्रेडिशनल डांस जनरेशन टू जनरेशन पास होती रही है। इसमें भी जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, ये सारे जो आप देख रहे हैं, और ये डांस की इमेज है। तो आप बागुरुम्बा डांस, बोडो ट्राइब, इतना याद रखें। एक डांस है ओजापल्ली, जिससे सात्रिया डांस ने भी अमेलगमेशन में कुछ कुछ बोरो किया है। ये भी एक सैमिनिस्टिक टाइप ऑफ इंडिजिनस फोक डांस है, और ये असम में किया जाता है। और इसमें ना सरपेंट गॉडेस जो कि मनसा पूजा होती है उससे रिलेटेड है ये फेस्टिवल से। जो इसमें ओजापल्ली नाम देख रहे हैं, दो वर्ड हैं इसमें एक्चुअली। ओजा कौन है, जो मेन नैरेटर है सूत्रधार, और पालिस कौन है, जो साथ साथ कोरस है। तो मान लीजिए कि ये ओजा है, तो बाकी सारे ये सब क्या हैं, पाली हैं। पुतुल नाच, पुतला नाच, मतलब कि कहीं ना कहीं बात हो रही है आपके पपेटरी की। तो ये असम का एक रॉड पॉपेट का ट्रेडिशनल फॉर्म है। और ये खाली पुतुल नाच असम में नहीं होता, मैंने इंक्लूड कर दिया, लेकिन ये बंगाल, उड़ीसा, असम तीनों के रीजन में होगा। तो इंडिया के मैप में उड़ीसा, बंगाल, असम, ये एरिया में क्या होगा, पुतुल नाच होगा, है ना। यहाँ पे भी म्यूजिकल ट्रूप रहते हैं, 3 से 4 रहते हैं, हारमोनियम सिंबल वगैरह बजाते हैं, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। असम के टेम्पल्स भी मैंने इंक्लूड कर दिए यहाँ पे। सबसे पहले तो आपने कामाख्या टेम्पल देख लिया। अब ये चीज़ें देखिए मैं आपको बताऊंगा तो आपका लगेगा तो स्लाइड रीड करो, तो क्या करें, इसके पीछे की 400 साल की कहानी सुना है, इतने से ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ में कहानी ओवरऑल बन गई पूरे लेक्चर की। अब ये कुछ एडिशन है जो यहीं के यहीं पढ़ने हैं, इसकी भी अलग अलग कहानी नहीं बनाई दी जाएगी, खिचड़ी हो जाएगी। क्रोनोलॉजी के लिए करता हूँ शुरुआत में। कामाख्या टेम्पल, कामाख्या टेम्पल शक्तिपीठ है, नीलांचल हिल पे है, गुवाहाटी में है, मदर कामाख्या को डेडिकेटेड है। इसको बनाने का अच्छे से पता नहीं चला और कई बार टूटा, कई बार बना। 8 से लेके 17th सेंचुरी में टेराकोटा टाइप के स्ट्रक्चर है ये। नेक थेरिंग्स शिवा दोल क्या है, देखिए ये आपके गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। देर गांव करके एक जगह है गोलाघाट में, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। तो नेगेरिथिंग जो आप देख रहे हैं शिवा डॉल, तो यहाँ पे शिवा दाउल, दाउल हुआ, ये वहाँ का वर्ड होगा।
इसको बनाया था कचारीज ने 8th से 9th सेंचुरी में, फिर बाद में अहम किंग ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था। उमानंदा देवालय, उमानंदा देवालय कहाँ पे? पीकॉक आइलैंड पे लोकेटेड है, ब्रह्मपुत्रा में। पीकॉक आइलैंड कहाँ है? गुवाहाटी में ही है। उमानंदा किसका नाम पड़ रहा है यहाँ पे? शिव जी का नाम पड़ रहा है। इसको अहम किंग ने बनाया था। देन वी आर गोइंग टू हयाग्रीवा माधवा टेम्पल। ये हाजो डिस्ट्रिक्ट जो आपने देखा, हाजो सॉरी कामरूप जो देखा आपने, कामरूप में जगह हाजो, वहाँ पे मोनीकुट हिल पे लोकेटेड है। ये लॉर्ड नरसिम्हा को डेडिकेटेड है। देन वी कम टू नवग्रह टेम्पल। ये गुवाहाटी का एक चित्रसाल हिल है, वहाँ पे लोकेटेड है, अहोम किंग ने बनवाया था। इंडिया में बहुत सारे सन टेम्पल्स हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया में कौन कौन से सन टेम्पल हैं। गोलपारा डिस्ट्रिक्ट में असम के सूर्य पहाड़ टेम्पल है, बहुत पुराना, ये एक सन टेम्पल है। थोड़ा सा यहाँ का हम लोग देख लेते हैं कि हैंडीक्राफ्ट वगैरह क्या है। शीतल पत्ती, शीतल पत्ती में शीतल जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है? ठंडा। पत्ती मतलब क्या है ना, ऐसे उसको क्या बोलते हैं, बिछाने वाली चीज़ को? चटाई। तो ग्रास का मैट होता है ये, है ना। वहाँ का ग्रीन पटीडाई, पटीडाई वहाँ का होता होगा, था ग्रास वगैरह होता होगा। ये सारे का और कुछ मोहतरा रीड वगैरह का यूज़ करके ये बनाया जाता है मैट। इसको आप मंगवा सकते हैं, अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, मैंने तो कर दिया है। अगर असम के फोक म्यूजिक कुछ एक्स्ट्रा की बात करें तो जिक्र नाम से लग रहा है कि उर्दू वगैरह से रिलेटेड है, तो इस्लाम की टीचिंग से रिलेटेड ये फोक म्यूजिक है। जिक्र, गॉड का जिक्र करना है, कहीं ना कहीं सूफिज्म से रिलेटेड होगा। झुमैर क्या है? आसाम की जो टी गार्डन है, वहाँ पे जो टी गार्डन में जो ट्राइब है ना, उनके बीच में ये झुमैर फोक म्यूजिक काफ़ी फेमस है। व्हाट अबाउट बॉरगीत? ये तो आपको बहुत क्लियर है, श्रीमंत शंकर देव ने इसको ब्रजावली में बनाया था, बॉरगीत को, अपने रिलीजियस गायन वगैरह के लिए 15 से 16 सेंचुरी में, और बाद में ये मोनास्ट्रीज में प्रेयर्स में डेली गाया जाने लगा। अंकिया नाट में मिल जाएगा आपको, सात्रिया में मिल जाएगा, भावना में मिल जाएगा। ये देखिए मैंने फ्लड लिख दिया गलती से, ओहो मिस्टेक, इसको सुधारूंगा मैं। फ्लोर डिजाइन, फ्लोर डिजाइन आप बहुत सारे पढ़ते हैं इंडिया में, रंगोली पढ़ते हैं, अल्पना पढ़ते हैं। दो फ्लोर डिजाइन, एक झोंटी फ्लोर डिजाइन उड़ीसा का, और अरिपना डिजाइन वेस्ट बंगाल और असम का। तो अरिपना जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यह वेस्ट बंगाल में भी है, असम में है। ये काफ़ी स्टाइलिश होते हैं। इनमें दोनों में, मतलब उड़ीसा के झोंटी में और असम वेस्ट बंगाल के अरिपना में कॉन्च शेल, फिश सरपेंट, फ्लावर्स वगैरह का जो है मोटिव यूज़ किया जाता है। वो कॉमनली मोटिव यूज़ किया जाता है, उसकी एक इमेज डाली है ना। चौक पाउडर वगैरह से बनाते हैं, सिंदूर वगैरह का यूज़ करते हैं। इतना कुछ आपका जानना नहीं। आपको क्या जानना है यूपीएससी के लिए? नितिन सिंघानिया ने इतना दिया हुआ, लेकिन आपको अरिपना कहाँ का जानना है? वेस्ट बंगाल और असम का। झोंटी उड़ीसा का, फ्लोर डिजाइन है, बस इतना काफ़ी है। देन जीआई टैग कुछ डाल दिए यहाँ पे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट देखिए, मुगा सिल्क बस असम में होता है। पिछले लेक्चर में आपको बताया था मैंने, सिल्क की पूरी मैपिंग कराई है, तो उसके हिसाब से मुगा सिल्क असम में होता है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। असम ऑर्थोडॉक्स जो देख रहे हैं वो असम की टी वेराइटी, जैसे दार्जिलिंग टी को मिला हुआ जीआई टैग, उसी तरह असम के कहाँ गया असम ऑर्थोडॉक्स, हाँ असम ऑर्थोडॉक्स टी वेराइटी को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ओके, मुगा सिल्क के लोगो वगैरह को भी मिला हुआ, कोई नहीं। असमीज कार्बी आंगलोंग जिला देखा था आपने एरिया, कार्बी आंगलोंग का जो अदरक है इसको जीआई टैग है। नाउ दिस इज जोहा राइस, जोहा राइस को मड राइस भी बोलते हैं, इसको भी जीआई टैग है। तेजपुर की लीची को भी है, तेजपुर आपने देख लिया ऑलरेडी, जो अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे एकदम नीचे था, असम का एरिया था ना, यहाँ पे तेजपुर था, ठीक। साथ ही साथ बोका चावल, ये जो देख रहे हैं आप इमेज यहाँ पे, ये बोका चावल है। इसको बहुत रिसेंटली एक और चीज़ के साथ जीआई टैग मिला था, और उस चीज़ का नाम था ऑस्मीज गोमसा। ऑस्मीज गोमसा है ना, सॉरी बोका चावल यहाँ पे नहीं है। ये वाला जो इमेज, बोका चावल की इमेज मैंने नहीं डाली है, सॉरी, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये कहाँ गया, मड राइस कहाँ गया, जोहा राइस है ना, बोका चावल, तो ये जोहा राइस होगा, कोई बात नहीं, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और काजी नींबू कागजी नींबू होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। मेन आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, ये जो आप मुगा सिल्क देख रहे हैं इसको याद रखें, असम ऑर्थोडॉक्स टी को याद रखें, और आप याद रखें असमीज गमसा और चौकुआ राइस को, चोकुआ राइस असमीज गमसा दोनों को रिसेंटली जीआई टैग मिला हुआ। असमीज गमसा मैंने मंगवा लिया भाई, आप देख लीजिए अपना। अब 2-3 छोटे छोटे फैक्ट, एरोफोन होता है, मतलब जो हवा से बजाते हैं, वो हम नितिन सिंघानिया में पढ़ते हैं, तो उसी का एक टाइप होता है गोगोना। ये जो एरोफोन है, ये आसाम में जो बिहू फेस्टिवल होता है ना, उसमें बजाया जाता है। ये लोकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गोगोना, गो कोरोना गो, गो गोगोना गो। ये ना बैम्बू का बना होता है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में तो बैम्बू है ही, तो बैम्बू का बना होता गोगोना।
थोड़ा सा एसमीज लिटरेचर के बारे में बात की जाए नितिन सिंघानिया से बोरो करके, तो अगर हम मिडिवल पीरियड की बात करें एसमीज लिटरेचर की, तो चूंकि मिडिवल पीरियड था तो कोर्ट क्रॉनिकल्स चलते थे, कोर्ट की कहानियाँ चलते थे। कोर्ट क्रॉनिकल्स जो थे असम में ये कहलाते थे क्या, बुरानजीज। बुरानजीज असम के मिडिवल पीरियड के कोर्ट के क्रॉनिकल्स थे। फिर तो शंकरदेव का ही नाम आ जाएगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद दो मेन स्कॉलर्स हुए थे एसमीज लिटरेचर में मॉडर्न टाइम्स में, उनके अगर आप नाम जानना चाहें तो एक का नाम है पद्मनाथ गोहेन। ये नितिन सिंघानिया से है तो मेरे को दोष ना दें। पद्मनाथ गोहेन बरुआ और दूसरे का नाम है लक्ष्मीकांत बेजबरुआ। लक्ष्मीकांत पॉलिटी नहीं, लक्ष्मीकांत बेज बरुआ। ये दो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं। आप मेनली जो है कोर्ट क्रॉनिकल बुरानजी को याद रखें, शंकरदेव को याद रखें। लेकिन जब मैंने आपको ढोला साड़िया ब्रिज पढ़ाया था तो बताया था कि भूपेन हजारिका सेतु उसका नाम पड़ गया। भाई भूपेन हजारिका सेतु नाम क्यों पड़ा? भूपेन हजारिका जन्म हुआ था 1926 में, मृत्यु हुई इनकी रिसेंटली 2011 में। इंडिया के बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन, पोएट, फिल्म मेकर असम से थे। इनको बोलते थे जूडा कोंठो, मतलब कि ककू, कोयल जैसी इनकी आवाज़ थी। मेनली ये एसमीज लैंग्वेज में ही लिखते थे, खुद से ही लिखते थे, अपने सॉन्ग खुद ही गाते थे। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की तरफ अच्छी अच्छी बातें करते थे। और ट्रांसलेशन तो बंगाली, हिंदी सब में हुआ इनका। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला 1977 में, पद्म भूषण मिला 2001 में। ये सारी चीज़ें तो होती रही। दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी मिला। संगीत नाटक अकादमी जो है, संगीत नाटक अकादमी का संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सबसे बड़ा अवार्ड होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 2012 में इनको इंडिया का पद्म विभूषण दिया गया, इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। बाद में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो 2019 में इनको भारत रत्न भी दिया गया पोस्टुमसली मरने के बाद। साथ ही संगीत नाटक अकादमी के चेयरमैन भी रहे थे एक लंबे टाइम तक। भारत रत्न मिला हुआ भूपेन हजारिका को, इसलिए इनके नाम पे ये ब्रिज का नाम पड़ा है। इनको कैसे बोल सकते हैं? एक चीज़ है कि असम में एक रास लीला का फॉर्म होता है, रास फेस्टिवल। वहाँ पे सारा का सारा जो आपने भावना पढ़ा था उसके एस्पेक्ट होते हैं। तो रास लीला की जगह वहाँ पे भावना का एस्पेक्ट होता है, उसको रास फेस्टिवल बोलते हैं। एक ये भी देख लीजिए, देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बहुआ डांस। ये शिव जी को डेडिकेटेड कचारी लोगों द्वारा, कचारीज लोगों, उसमें भी सोनोवाल कचारी एक टाइप होते हैं, तो सोनोवाल कचारी इसको सेलिब्रेट करते हैं बहुआ डांस को, डिब्रूगढ़ लखीमपुर वाले ज़िले के अराउंड। असम में चूँकि मैंने आपको वीविंग वगैरह की बात की, देखिए मोगा सिल्क की बात की, पाट सिल्क की बात की, कॉटन का भी कल्टीवेशन सब कुछ होता है वहाँ पे। तो असम में कामरूप डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, उसका नाम है सुआलकुची विलेज। सुआलकुची विलेज जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट वीविंग विलेज के नाम से जाना जाता है, मैनचेस्टर ऑफ असम। एसमीज गमछा लेना तो यहीं से मंगवाइएगा, चादर भी यहीं से मंगवाइएगा। ये एक मेला, अगर आपको इंटरेस्ट तो जान लीजिए, जॉनबिल मेला। ये एक बार्टर सिस्टम का मेला है। बहुत पहले अहम किंग्स जो थे, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ उनका एक्सचेंज होता रहता है सामान वगैरह का, तो पहले वो मेला लगाते थे। वो जॉनबिल मेला अभी तक चल रहा है। असम का ज़िला है एक मोरीगांव ज़िला, वहाँ पे कराया जाता है। वहाँ पे एक तीवा कम्युनिटी है, इंडिजिनस कम्युनिटी है, उनके द्वारा ये माघ बिहू के दौरान, बिहू का ही एक टाइप, उसके दौरान ये कराया जाता है 3 दिन के लिए। आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। इसमें आप कई इंडिजिनस चीज़ें आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। चलिए देखिए, खरीद बिक्री की जा रही है ना यहाँ पे। अच्छा, असम का अपना एक स्टेट एंथम भी है, ठीक है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था लक्ष्मीकांत बेजबरुआ, उनका बनाया हुआ 1927 में एक सॉन्ग था, ओ मूर आपुनर दीक्ष, है ना। स्टेट का एक एंथम भी बनाया हुआ है, इनके द्वारा बनाया गया। तो चलिए रिलेट करने के लिए बता दिया ताकि आपको ये नाम याद रहे। अब ये आपके नितिन सिंघानिया में था तो मैंने डाला, भाई तो क्या गलती की है। इसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग सा लेक्चर होगा। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ का असम का एनवायरनमेंट, स्पेसिस, रिवर्स, ठीक है, डैम्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व,
ठीक। ये सारी चीज़ें करेंगे और साथ ही साथ करंट अफेयर में एक न्यूज़ आई थी, उसका एक स्टेट का बॉर्डर का कन्फ्लिक्ट था। तो सारा कुछ करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी अ लिटिल लॉन्ग, वेट फॉर दैट रिकॉर्डिंग दैट। थैंक यू सो मच, टेक केयर।